Section 19 Eviction of tenant. Subsection 1 देखते हैं. Notwithstanding anything contained in any contract or law to the contrary, but subject to the provisions of the Industrial Disputes Act 1947 and to those of Section 18, where a tenant is in possession of any building, he shall not be liable to eviction therefrom except in execution of an order passed by the controller on one or more of the following grounds: A. For breach of the conditions of the tenancy or for subletting the building or any portion thereof without the consent of the landlord, or if he is an employee of the landlord occupying the building as an employee on his ceasing to be in such employment. B. Where the condition of the building has materially deteriorated owing to acts of waste by or negligence or default of the tenant or of any person residing with the tenant or for whose behavior the tenant is responsible. C. Where the building is reasonably and in good faith required by the landlord for his own occupation or for the occupation of any person for whose benefit the building is held by the landlord. सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या लॉ में कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी मेंशन किया गया हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एंड दोज ऑफ सेक्शन 18. सेक्शन 18 और प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को छोड़ करके अगर कोई टेनेंट जो है किसी बिल्डिंग के पोजीशन में है तो उसको नहीं निकाला जा सकता है, उससे एविक्शन नहीं करवाया जा सकता है एक्सेप्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर पास बाय द कंट्रोलर ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड. सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर के ऑर्डर से ही उसको निकाला जा सकता है. कोई लैंडलॉर्ड किसी अपने टेनेंट को नहीं निकाल सकता है, और वो भी किस ग्राउंड पे निकाला जा सकता है आइए हम देखते हैं. फॉर ब्रीच ऑफ द कंडीशंस ऑफ टेनेंसी. क्या है? फॉर ब्रीच ऑफ द कंडीशंस ऑफ टेनेंसी. अगर ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ टेनेंसी किया है तो निकाला जा सकता है. फॉर सबलेटिंग द बिल्डिंग और एनी पोर्शन देयर ऑफ विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड. अगर उन्होंने फिर सबलेट कर दिया हुआ है बिल्डिंग को या किसी पोर्शन को बिना परमिशन, लैंडलॉर्ड के बिना परमिशन के, तो उसको जो है निकाला जा सकता है. अगर वो एम्प्लॉई है लैंडलॉर्ड का, ठीक है, और वैसी और सच एम्प्लॉयमेंट अगर सीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, अब वो अगर एम्प्लॉई नहीं रहता है लैंडलॉर्ड का, तो ऐसे ग्राउंड पे भी जो है उसको निकाला जा सकता है. बी में क्या कहता है देखिए. वेयर द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग हैज मटेरियली डिटोरिएटेड ओविंग टू एक्ट्स ऑफ वेस्ट बाय और नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द टेनेंट और ऑफ एनी पर्सन रिसाइडिंग विद द टेनेंट और फॉर हुज बिहेवियर द टेनेंट इज रिस्पॉन्सिबल. अगर ऐसा वेयर द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग हैज मटेरियली डिटोरिएटेड, बिल्डिंग की स्थिति ख़राब कर दी गई है, उसका जो है स्ट्रक्चर ख़राब कर दिया गया है, किसके वजह से भाई? ड्यू टू द नेग्लिजेंस और डिफ़ॉल्ट ऑफ द टेनेंट. टेनेंट के नेग्लिजेंस और डिफ़ॉल्ट की वजह से, या फिर टेनेंट के साथ में कोई ऐसा बंदा रहता है उसके वजह से, ठीक है, और जिसके लिए, या फिर ऐसा कोई बंदा जिसके लिए टेनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा. तो वैसे सिचुएशन में अगर बिल्डिंग को कोई डैमेज किया हुआ है या उसको डिटोरिएट कर दिया गया है जिसकी वैल्यू घट जा रही है, तो इन कारणों से भी टेनेंट को निकाला जा सकता है. कंट्रोलर टेनेंट को निकालने का आदेश दे सकता है. सी क्या कहता है? वेयर द बिल्डिंग इज reasonably and in good faith required by the landlord for his own occupation or for the occupation of any person for whose benefit the building is held by the landlord. अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस में गुड फेथ में अगर लैंडलॉर्ड ने जो है अपने लिए अब खुद को ऑक्यूपाई करना था, लैंडलॉर्ड को ऑक्यूपाई करना था, उसके लिए वो बिल्डिंग बनाया था, या फिर किसी उसका कोई खास लैंडलॉर्ड का कोई बंदा होगा, ठीक है, कोई बंदी होगी जो है, उसके लिए जो है उसका कोई रिलेटिव होगा जिसके लिए वो बिल्डिंग बनाया गया था, जिसके लिए जो है वो होल्ड करके रखा था, तो उसके बेनिफिट के लिए अगर
वो जो है बिल्डिंग को रखा था, तो उस चीज़ के लिए, उस ऑक्यूपेशन के लिए भी जो है कंट्रोलर जो है टेनेंट को खाली करने के लिए कह सकता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है गुड फेथ में जो है रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड को, तो कंट्रोलर जो है आदेश करेगा खाली करने के लिए, एविक्शन करने के लिए। देखिए फिर से यहाँ पे एक शर्त रख दिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंट्रोलर थिंक्स दैट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ सच ऑक्यूपेशन may be substantially satisfied by evicting the tenant from a part only of the building and allowing the tenant to continue occupation of the rest, and the tenant agrees to such occupation, the controller shall pass an order accordingly and fix proportionately the standard rent for the portion in occupation of the tenant, which portion shall henceforth constitute the building within the meaning of clause B of the of section 2, and the rent so fixed shall be deemed to be the standard rate fixed under section 12। अब जो है क्या कह रहा है कि भाई कंट्रोलर सिंह से रीजनेबल रिक्वायरमेंट है सच ऑक्यूपेशन। एक मान लीजिए कि पूरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का प्रोपोर्शन इसमें जो है 4 कमरा है। अब इसमें से समझ लीजिए कि 2 कमरा जो है लैंडलॉर्ड, पहले 2 कमरा लैंडलॉर्ड को चाहिए, पहले ही 4 कमरा यूज करता था टेनेंट। अब टेनेंट जो है को कहा गया कि अगर आपको 2 कमरा में अगर काम चल जाता है तो आप इस 2 कमरे को आप ले लीजिए। तो अगर वो टेनेंट एग्री हो जाता है तो फिर इस 2 कमरे का जो है ये स्टैंडर्ड रेंट जो है कंट्रोलर के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा और वो उसका रेंट देगा, ये इसमें बताया गया है। Explanation 1. In this clause, the word landlord shall not include an agent referred to in clause H of section 2। लैंडलॉर्ड में यहाँ एजेंट नहीं आएगा। लैंडलॉर्ड शैल नॉट इंक्लूड एन एजेंट, एजेंट लैंडलॉर्ड की मीनिंग के अंदर नहीं आएगा एज पर दी clause H of section 2। Explanation 2. Where there are 2 or more buildings let out by the landlord, it will be for the landlord to choose which one would be preferable to him, and the tenant or tenant shall not be allowed to question such preference। इसमें फिर भाई मान लो कि 2 बिल्डिंग है, अब किसको खाली करवाना चाह रहा है, टेनेंट में जा रहा है, तो अब चाहे इसमें टेनेंट रह रहा है, लैंडलॉर्ड चाह रहा है इसमें आ जाए तो टेनेंट को इसमें भेज दे, तब इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इस तरह का किया जा सकता है। सबसेक्शन डी, वेयर द अमाउंट ऑफ 2 months रेंट लॉफुली पेएबल बाय द टेनेंट एंड ड्यू फ्रॉम हिम इज इन एरियर्स बाय नॉट हैविंग बीन पेड विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट by the last day of the month next following that for which the rent is payable, or by not having been validly remitted or deposited in accordance with section 27। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि भाई 2 महीने का रेंट अगर पे नहीं करता है टेनेंट, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में भी टेनेंट को निकाला जा सकता है। जैसे कि भाई जनवरी का भी उन्होंने रेंट नहीं दिया, फरवरी का भी नहीं दिया हुआ है, तो अब उसको एक टाइम दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखा गया होगा कि इतना तारीख तक आपको दे देना है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उस टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं किया तो फिर निकाला जा सकता है। या फिर अगर वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बाय द लास्ट डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग दैट फॉर विच द रेंट इज पेएबल, तो यानी कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इस दोनों का रेंट नहीं दिया तो मार्च के लास्ट डे 31 मार्च तक अगर वो नहीं देता है तो निकाल दिया जाएगा। एविक्शन का ग्राउंड बनता है यहाँ पर, ठीक है। और या फिर जो है नॉट हैविंग बीन वैलिडली रेमिटेड और डिपोजिटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 27, अगर 27 के मुताबिक, सेक्शन 27 के मुताबिक प्रॉपरली रेमिट नहीं करता है, डिपॉजिट नहीं करता है, तो ये भी आधार बनता है एविक्शन के लिए। सबसेक्शन ई में क्या कहता है, इन केस ऑफ टेनेंट होल्डिंग ऑन अ लीज फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ टेनेंसी एंड तो
अब यहाँ सबसेक्शन ई में ये क्या कह रहा है कि भाई मान लो कि आपका जो है फरवरी तक ही था आपका जो है टेनेंसी पीरियड जो है, ये एक्सपायर कर गया, अब खाली नहीं कर रहे हो, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अब खाली नहीं कर रहे हो, तो उस आधार पे आपका टेनेंसी पीरियड तो हो गया, ओवर हो गया, रिन्यू भी नहीं करवाया और लैंडलॉर्ड अलाउ भी नहीं कर रहा है, आपको अग्री नहीं है, तो आपको इस आधार पे भी एविक्ट करवाया जा सकता है, खाली करवाया जा सकता है। आगे देखते हैं सबसेक्शन एफ में क्या कहता है। द लैंडलॉर्ड रिक्वायर्स द प्रीमाइसेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट or the municipality or the municipal corporation or the regional development authority or any other authority within whose jurisdiction the building lies, and such building work cannot be properly and fully carried out without the premises being vacated। देख लीजिए यहाँ पे, अब लैंडलॉर्ड को जो है उसमें कुछ काम करवाना है, टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार या म्यूनसिपैलिटी के आदेश के अनुसार, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार, रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार या और भी कोई अथॉरिटी के अनुसार जो है जिसके जुरिस्डिक्शन में वो बिल्डिंग लाई करती है, कुछ काम करवाना है उन अथॉरिटी के बिहाफ पर, उनका कोई आदेश आया होगा, कोई ऑर्डर आया होगा, कोई सर्कुलर आया होगा, तो अगर और बिना खाली करवाए हुए वो काम हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी एविक्शन करवाया जा सकता है, वो टेनेंट को खाली करना पड़ेगा। अब सेक्शन 19 का सबसेक्शन 2A देखते हैं। वेयर अ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट एज अ टेनेंट इंटेंड्स टू वेकेट सच बिल्डिंग, he shall give 15 days previous notice in writing of his intention to do so to the landlord and to the collector, who shall under intimation to the landlord within a week of receipt of the notice either allot the building to any other servant of the government whom the collector thinks suitable, subject to payment of rent and the observance of the conditions of the tenancy by such servant of the government, और डायरेक्ट दैट द लैंडलॉर्ड शैल बी पुट इन पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग। इसमें ये कह रहा भैया कि जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट था पोजीशन में, किसी बिल्डिंग के पोजीशन में कौन था, गवर्नमेंट का सर्वेंट था, अब उसको खाली करना है, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग हो सकता है वो या गवर्नमेंट बिल्डिंग हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी बिल्डिंग हो सकता है, वो टेनेंट ने उसको होल्ड करके रखा था, अब उसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, उसको नोटिस देना पड़ेगा, 15 दिन का नोटिस देना, 15 दिन का प्रीवियस नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं खाली करने वाला हूँ। किसको देगा, लैंडलॉर्ड को भी देगा और कलेक्टर को भी देगा। कलेक्टर क्या करेगा इसके बाद, विद इन अ वीक रिसीट ऑफ द नोटिस, ठीक है, नोटिस के रिसीट होने के एक सप्ताह के अंदर या तो इधर अलॉट करेगा बिल्डिंग टू एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को अलॉट कर देगा, अगर कोई नहीं मिला तो फिर वो वापस जो है किसको, लैंडलॉर्ड को पोजीशन में दे देगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन नो सच ऑर्डर इज पास्ड बाय द कलेक्टर द लैंडलॉर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पुट इन पोजीशन ऑफ द, अगर उस तरह का कोई ऑर्डर नहीं पास किया जाता है, किसी और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को उस बिल्डिंग को पोजीशन में नहीं दिया जाता है, किसी और गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं दिया जाता है पोजीशन में उस बिल्डिंग को, तो ये मान लिया जाएगा कि पोजीशन किसको पास चला गया, पोजीशन चला गया लैंडलॉर्ड के पास, ठीक है। फिर वेयर अ बिल्डिंग is vacated by a servant of the government, any person occupying such building other than the person referred to in clause A shall be liable to be evicted by the collector in such manner as may be prescribed, provided that after landlord has been or is deemed to have been put in possession of such building he may let it to any other person। अगर बिल्डिंग को गवर्नमेंट सर्वेंट ने खाली कराया है, खाली किया है और फिर कंट्रोलर के द्वारा किसी और गवर्नमेंट सर्वेंट को वो बिल्डिंग देना था, उसके पोजीशन में देना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी थर्ड पर्सन को या कोई और अदर पर्सन को वो बिल्डिंग जो है पोजीशन में दे दी जाती है, तो कंट्रोलर जो है उस थर्ड पर्सन को एविक्ट करा सकता है, provided that after landlord has been or is deemed to have been put in possession of such building he may let it। लेकिन अगर वो कंट्रोलर ने पोजीशन अगर लैंडलॉर्ड को दे दिया था तो वो अब लैंडलॉर्ड चाहे किसी को भी वो किराए पे चढ़ा सकता है, दे सकता है उस बिल्डिंग को,
क्योंकि अब तो लैंडलॉर्ड को पोजीशन मिल चुका है, तो उसकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा करे भैया। अब है सेक्शन 20, बाइंडिंग नेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑन all persons in occupation of the building, notwithstanding anything contained in any other law where the interest of the tenant in any building is determined for any reason whatsoever, and any order is made by the controller under this act for recovery of possession of such building, the order shall be binding on all persons who may be in occupation of the building, and vacant possession thereof shall be given to the landlord by evicting all such persons therefrom, provided that nothing in this section shall apply to any person who has an independent title to such building or to a tenant who has been inducted with the express written permission of the landlord himself personally। अब इसमें ये कह रहा है कि भैया चाहे किसी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ मेंशन हो, उसके बावजूद भी अगर टेनेंट का इंटरेस्ट भी था बिल्डिंग में कोई भी, लेकिन अगर कंट्रोलर ने कोई ऑर्डर किया है एविक्शन के लिए, ठीक है, तो एविक्शन करके जो पोजीशन है बिल्डिंग का वो किसको दे दिया जाएगा? लैंडलॉर्ड को दे दिया जाएगा। और जितने भी लोग उस बिल्डिंग के पोजीशन में था उन सभी से खाली करवाया जाएगा, एविक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि कंट्रोलर ने ऑर्डर किया हुआ है और वो वैकेंट पोजीशन जो है उस बिल्डिंग को जो है लैंडलॉर्ड को दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है टेनेंट या टेनेंट्स अगर कुछ रह रहा है क्या, एक्सप्रेस रिटन परमिशन किसका? लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ है रहने के लिए, भाई यहाँ आप लोग रह सकते हैं, तो उस पर ये चीज़ें, ये जो अभी मैंने पढ़ा वो नहीं लगेगा। ये सब चीज़ें उन लोगों को एविक्शन नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि बाइंडिंग नेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑन ऑल पर्सन्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ द बिल्डिंग, जितने भी लोग बिल्डिंग के ऑक्यूपेशन में उन लोगों से खाली करवाया जाएगा अगर वो बिना लैंडलॉर्ड के इजाज़त के रह रहा है, बिना परमिशन का रह रहा है तो। ठीक है, ऑन टेकिंग पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग द लैंडलॉर्ड शैल रिफंड द प्रीमियम कलेक्टेड इफ एनी टू द टेनेंट। अगर मान लिया जाए कि कुछ लैंडलॉर्ड ने एडवांस वगैरह अगर ले रखा है तो उसको वो जो है वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि भाई अब कलेक्टर ने ऑर्डर किया था खाली करने के लिए, अगर एडवांस वगैरह अगर लिया हुआ है टेनेंट से तो वो लैंडलॉर्ड को वापस करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सेक्शन 21 पढ़ने के लिए। सेक्शन 21 जो है थोड़ा सा लेंथी है, तो मेरे ख्याल से इससे क्वेश्चन जो है बन सकता है मेंस के लिए, झारखंड जुडिशरी मेंस के लिए। तो अभी देखते हैं क्या कह रहा है। स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस फॉर एविक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? एवरी सूट बाय अ लैंडलॉर्ड फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एनी प्रीमाइसेस ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लाउज सी और ई of subsection 1 of section 19 shall be dealt with in accordance with the procedure specified in this section। तो पता है सी और ई क्या था आपका सेक्शन 19 का? सेक्शन 19 का ये था, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि सी था कि वेयर द बिल्डिंग इज रिजनेबली एंड गुड फेथ रिक्वायर्ड बाय, गुड फेथ में जो अपने पर्सन के लिए, खुद के लिए, लैंडलॉर्ड को खुद के लिए या लैंडलॉर्ड का कोई अपना आदमी होगा उसके लिए अगर बिल्डिंग को रखा था तो उस चीज़ के को लेकर के अगर खाली करवाना है तो, और या फिर जो है इन केस जो है टेनेंसी एक्सपायर कर गया है तो वैसे सर्कमस्टांसेस में जो सेक्शन 21 के बेसिस पर ही खाली करवाया जाएगा। यानी सेक्शन 21 में जो प्रोविजंस दिया हुआ है, जो मेथड दिया हुआ है, उस आधार पर खाली करवाया जाएगा। अब सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा था? द कंट्रोल शैल इशू समन्स इन एवरी सूट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 विदाउट डिले। जो है अब इसमें तो कुछ कहना ही नहीं, समझा ही नहीं। कंट्रोलर शैल इशू समन्स इन एवरी सूट विदाउट डिले होना चाहिए, है कि नहीं? फिर थर्ड में क्या कह रहा है? द कंट्रोलर शैल इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ समन्स फॉर सर्विस ऑन टेनेंट और टेनेंट्स ऑल्सो डायरेक्ट द समन्स टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू addressed to the tenant or his agent empowered to accept the service at the place where the tenant or his agent actually and voluntarily resides or carries on the business or personally works for gain, and may, if the circumstances of the case so require,
also direct the publication of the summons in the official gazette or in newspaper circulating in the locality in which the tenant is last known to have resided or carried on business or personally worked for gain। इसमें कह रहा है कि कंट्रोलर जो है समन इशू करता है, किसको? टेनेंट को करता है। उसके अलावा साथ में ये क्या करेगा, समन्स को कैसे सर्व करेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जिसको नहीं कहते हम लोग, कहते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट एडी करेगा। वो भी करेगा, किसको करेगा? टेनेंट को या उसके एजेंट को, जो कि हु इज़ एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस एट द प्लेस वेयर द टेनेंट और एजेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरीली रिसाइड, जहाँ पे टेनेंट और उसका एजेंट जो है रिसाइड करता है या बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता है। अगर सर्कमस्टांसेस, अगर परिस्थितियाँ कहती है ऐसा करने को कि हाँ भाई एक पब्लिकेशन की भी ज़रूरत है, समन्स को पब्लिकेशंस की भी ज़रूरत है, कहाँ? ऑफिशियल गैजेट में या न्यूज़पेपर में, तो उसमें भी पब्लिश करवा सकती है समन्स को। और जहाँ पता चलता है कि हाँ भाई लास्टली जो है हाल फिलहाल में जो है टेनेंट जिस एरिया में रहा था या बिजनेस किया था, वैसे जगह पर जो है वो न्यूज़पेपर पर जो है वो पब्लिश कर सकता है समन्स को। अब देखिए, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the tenant or his agent is received back with an endorsement purporting to have been made by a postal employee to the effect that the tenant or his agent has refused to take delivery of the registered article, the controller may declare that there has been a valid service of summons। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी समन्स जाता है किसी बंदे के पास में, किसी पर्सन के पास में, तो वो लेना नहीं चाहता है, वो रिफ्यूज कर देता है। तो पोस्टमैन एक वहाँ पे उसमें इंडोर्स कर देती है, उसमें लिख देती है कि रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में तो कंट्रोलर क्या कर देगा, उसमें ये मान लिया जाता है कि वो समन हो चुका है, वो वैलिड सर्विस ऑफ समन्स है, समन्स हो चुका है, ये मान लिया जाता है। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? द टेनेंट ऑन हुम summons is duly served, whether by ordinary mail or by the registered post, shall not contest the prayer for eviction from the building unless he files an affidavit stating the ground on which he seeks to make such contest and obtains leaves from the controller as hereinafter provided। हाँ, तो भाई जब टेनेंट को जब समन्स ड्यूली सर्व हो जाता है तो वो प्रेयर नहीं कर सकता है, उसको कंटेस्ट नहीं कर सकता है एविक्शन ग्राउंड को, जब तक कि वो एफिडेविट में अपना ग्राउंड स्टेट नहीं करेगा, तब तक वो जो है वो प्रेयर को, एविक्शन प्रेयर को कंटेस्ट नहीं कर सकता है। और जब तक कंट्रोलर से परमिशन नहीं मिल जाता है तब तक वो नहीं कंटेस्ट कर सकता है। And in default of the appearance in pursuance of summons or his obtaining such leave, the statement made by the landlord in the suit for eviction shall be deemed to be admitted by the tenant, and the landlord shall be entitled to an order for eviction on the ground of aforesaid। तो फिर जो है इसमें क्या है कि जो है अगर ये डिफ़ॉल्ट करता है अपीयरेंस में, तो जो है डिक्री जो है लैंडलॉर्ड के फेवर में चला जाएगा और उसका जो एविक्शन पिटिशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा। यहाँ पे दिया ना एडमिट बाय द टेनेंट, तो एडमिट कर लिया जाएगा और जो है टेनेंट को खाली करना पड़ेगा। सबसेक्शन 5, द कंट्रोलर शैल गिव टू द टेनेंट लीव टू कंटेस्ट द सूट इफ द affidavit filed by the tenant discloses such facts as would disentitle the landlord from obtaining an order for eviction on the grounds specified in clauses C and E of subsection 1 of section 19। कंट्रोलर को जो है परमिशन देना पड़ेगा टेनेंट को सूट को कंटेस्ट करने के लिए। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है तो उसका जो स्टेटमेंट है एफिडेविट में वो ऐसे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करता है जिससे कि लैंडलॉर्ड डिसएंटाइटल हो जाएगा इसमें एक ऑर्डर फॉर एविक्शन लेने में।
तो जो ग्राउंड मेंशन है क्लॉजेज सी एंड ई ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 में, तो उस आधार पर जो है कंट्रोलर को जो है परमिशन देना पड़ेगा कंटेस्ट करने के लिए, अगर उन्होंने एफिडेविट में फाइल किया है तो। सबसेक्शन 6, when the leave is granted to the tenant to contest the suit, the latter may within 15 days from the date of the order pray after making requisite fee that the affidavit may be treated as a written statement, or if he choose to file a separate written statement he may do so within 15 days of the grant of leave to contest the suit, and if he does not file the written statement within the period he shall not be allowed to do so later. The controller shall thereafter commence the hearing of the suit as early as practicable. ठीक है, अगर जब कंट्रोलर ने परमिशन दे दिया है कंटेस्ट करने के लिए सूट को टेनेंट को, तो टेनेंट सूट को ये कंटेस्ट कर सकता है, और परमिशन देने के 15 दिनों के अंदर में जो है उसे आफ्टर गिविंग रिक्विजिट फ़ी वो कह सकता है कि जो है एफिडेविट है उसको रिटर्न स्टेटमेंट के रूप में ट्रीट किया जाए, या फिर वो अलग से एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है, वो भी परमिशन ग्रांट करने के 15 दिनों के अंदर। ठीक है, टू कंटेस्ट द सूट। और अगर वो रिटर्न स्टेटमेंट या एफिडेविट नहीं फाइल करता है तो बाद में उसे वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोलर को जो है उसके बाद जो है तुरंत जो है सूट की हियरिंग करनी पड़ेगी एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल। सबसेक्शन 7 में क्या कह रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और एनी अदर लॉ द कंट्रोलर वाइल हियरिंग अ सूट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉलो द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल काउजेज इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो किसी भी सीपीसी में चाहे कुछ भी मेंशन किया हो, चाहे किसी भी लॉ में कुछ भी मेंशन किया हुआ है, कंट्रोलर जब सूट को हियर करेगा तो वो किसका प्रोसीजर फॉलो करेगा, कोर्ट ऑफ स्मॉल काउजेज का फॉलो करेगा, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। जो स्मॉल काउजेज एक्ट में या स्मॉल काउजेज का जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 8, no appeal or second appeal shall lie against an order for the recovery of possession of any building made in accordance with the procedure specified in this section। कोई भी अपील नहीं हो सकता है, सेकंड अपील नहीं हो सकता है फॉर द अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस। इस सेक्शन में जो भी प्रोसीजर है उसके अनुसार अगर कोई भी ऑर्डर दिया गया है तो उसके अगेंस्ट में कोई भी अपील और सेकंड अपील नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट ऑन एप्लीकेशन बीइंग मेड विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एविक्शन द हाई कोर्ट मे फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग इटसेल्फ दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज अकॉर्डिंग टू लॉ कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस एंड पास सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ एज इट थिंक्स फिट। हाँ, बशर्ते दे दिया कि और एविक्शन ऑर्डर के 60 दिन के अंदर में हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन दिया जा सकता है, और जो हाई कोर्ट जो है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए देख सकता है कि ये एज पर दी लॉ काम हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हाई कोर्ट जो है रिकॉर्ड्स को अपने पास कॉल कर सकता है, और जो हाई कोर्ट को लगेगी वैसा नेसेसरी ऑर्डर भी पास कर सकता है। Subsection 9, where no application has been made to the High Court in revision as laid down in subsection 8 above, the order for eviction passed by the controller shall be final, or the controller which passed the order for the eviction may exercise the powers of review in accordance with the provision of Order 47 of the first schedule of the Code of Civil Procedure, provided that no such review shall be made unless an application is filed for the same within 30 days of the order of eviction। अगर हाई कोर्ट को कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है रिवीजन का, तो फिर जो ऑर्डर है कंट्रोलर का उसी को फाइनल मान लिया जाएगा, और लेकिन जो है कंट्रोलर है वो रिव्यू कर सकता है एज पर ऑर्डर 47 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीपीसी। तो
या तो आप 60 दिन के अंदर में जो है रिवीजन फाइल कर दें हाई कोर्ट को। अगर आपने नहीं किया है रिवीजन फाइल हाई कोर्ट को, तो आपको जो है विद इन 30 डेज के अंदर में कंट्रोलर के पास जो है रिव्यू पिटिशन फाइल करना पड़ेगा। ये याद रखना है कि 30 डेज के अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 22 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21 हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, notwithstanding anything inconsistent therewith contained elsewhere in this act or any other law for the time being enforced, the provisions of section 21 or any rule made thereunder shall have overriding effect। भैया कोई भी रूल्स सेक्शन 21 के अंडर अगर बनाया गया है या कोई भी एक्शन लिया जाता है सेक्शन 21 के अंडर में, उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। मतलब कि सेक्शन 21 और उसके अंदर बनाए हुए रूल जो है सुपरसीड करेगा, दूसरा उसके अलावा कोई भी लॉ काम नहीं करेगा जो है, और किसी भी एक्ट जो है उसके सामने सेक्शन 21 के सामने नहीं चलेगा। ये सेक्शन 22 कह रहा है। सेक्शन 21 में क्या कह रहा था आपको याद होगा कि एविक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, ये याद रखना है। जो है क्या है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पर जो है इसका जो है सुपरसीड करेगा सेक्शन 21।